तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मास ऑफ द स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर 4 पिलर के ऊपर खड़ा है। 4 पिलर के ऊपर ऐसे खड़ा है कि इसका जो टोटल वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 4 पिलर्स पे। तो बच्चों यहां पे क्या होगा कि जो फोर्स पड़ेगा एक एक पिलर पे वो टोटल स्ट्रक्चर का जो वेट होगा वो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखेंगे। पहले देखते हैं कि मास कितना दिया, मास दिया हुआ है, वेट निकाल सकते हैं m इंटू जी। अब पूरा टोटल वेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 4 पिलर्स, 4 कॉलम्स में, जो कि सिलिंड्रिकल कॉलम है। ठीक है, तो यहां पे हम ध्यान से देखेंगे, हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट कंप्रेशन स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। हमें एक एक कॉलम का निकाला है बच्चों। यहाँ पे सब लोग कैलकुलेट तो कर लेते हैं लेकिन वो लास्ट में ना डिवाइडेड बाय 4 करना भूल जाएंगे, यहीं पे उनका मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए ध्यान से एक एक लाइन देखेंगे क्वेश्चन का और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि जो स्ट्रेस है वो कितना है। स्ट्रेस इक्वल्स टू द वेट of the structure, weight of the structure divided by 4 into area of each pillar। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। अब जो वेट है पहले वो निकालें। वेट कितना आएगा सर, m इंटू जी, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 होल डिवाइडेड बाय। अच्छा बच्चों यहां पे ध्यान से एक चीज देखेंगे। यहां पे बोला है, देखो क्वेश्चन में एक चीज दिया गया है, इनर रेडियस दिया गया है और आउटर रेडियस दिया गया है। इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस दिया गया है। तो मतलब क्या, ये जो पिलर है ये कोई सॉलिड पिलर नहीं है, ये हॉलो है जिसका थिकनेस आपका कुछ वैल्यू होगा, कोई मैग्नीट्यूड होगा, उसके अकॉर्डिंग। अब ध्यान से अगर मैं इसको मैं बनाऊं, इस पिलर का मैं अपर व्यू बनाता हूं, तब ध्यान से और समझ में आएगा। ध्यान से देखेंगे बच्चों इस चीज को। अगर हम बात करें, ये रहा आउटर रेडियस, एक इनर रेडियस। ठीक है बच्चों, अब बोल रहा है कि इनर रेडियस का जो वैल्यू है, इनर रेडियस का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है हमें 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और आउटर रेडियस का जो वैल्यू दिया गया है, आउटर रेडियस का जो वैल्यू दिया गया है वो है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो बताओ कि ये इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि जितने क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एक्चुअली इफेक्ट हो रहा है। बीच वाला तो हॉलो है, तो वहां तो कोई मटेरियल है ही नहीं जिसपे कंप्रेशन पड़ेगा, जिसपे स्ट्रेस पड़ेगा, कुछ तो है ही नहीं। तो सिर्फ ये जो थिकनेस वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसी पे इसी पे एक्चुअली स्ट्रेस पड़ेगा, इसी पे एक्चुअली स्ट्रेन भी होगा। ठीक है, तो हम ये क्या कह सकते हैं, द इफेक्टिव एरिया इज इक्वल्स टू ए आउटर माइनस ए इनर। ए इनर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। मतलब क्या, पी आर आउटर का स्क्वायर माइनस पाई आर इनर का स्क्वायर। क्लियर है, पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस पाई आर इनर का स्क्वायर। इसका वैल्यू हमें आ जाएगा पाई इंटू आउटर का स्क्वायर है 0.4, 0.4 का स्क्वायर माइन, बच्चों ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसे मीटर में चेंज करना है। ठीक है, 0.2 का स्क्वायर, जिसका आंसर हमें आ जाएगा, हमें इफेक्टिव एरिया जो आ रहा है वह है 0.22 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो हमें एरिया मिल गया है।
एरिया मिल चुका है तो हम यहाँ पे इस एरिया को बैठा देंगे, आ जाएगा हमारे पास 0.22 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट नहीं भी करके हम डायरेक्टली एक काम करते हैं, लास्ट में यंग्स मॉडुलस के उस फॉर्मूला में बैठाते हैं, हमें तो स्ट्रेन निकालना है, वहां पे डायरेक्टली एक बार में कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों आते हैं, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है सर? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो क्या मैं लिख सकता हूं? और स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, देखो पहले ही बच्चों मैंने जो स्ट्रेस है वो इक्वली हर एक कॉलम का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया है। ठीक है, इसे बाद में 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस जो हमने निकाला है वो इंडिविजुअली हर एक का निकाला है। ठीक है, उसी हिसाब से स्ट्रेन होगा और उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन का आंसर देंगे। स्ट्रेन स्ट्रेन इक्वल्स टू, स्ट्रेस कितना है सर? अभी हमारे पास आया 50,000 इंटू, ये आ जाएगा हमारे पास 9.8 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.22 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये y नीचे आ जाएगा, तो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है सर 2 इंटू 10 टू दी पावर 11, एंड दैट इज इक्वल्स टू, हमें स्ट्रेन का वैल्यू जो आने वाला है वो है 2.78 इंटू 10 टू दी पावर -6। कोई डायमेंशन नहीं सर, स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो प्लीज बच्चों इसको ध्यान से रखेंगे, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये आंसर आएगा, दिस इज आवर आंसर। ये वो स्ट्रेन है जो हर एक पिलर पे इंडिविजुअली पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो पूरा वेट है उसको चारों पिलर में इक्वली पहले डिवाइड पहले कर लिया, तो ये जो स्ट्रेस निकल के आएगा, ये स्ट्रेस किसका है? एक एक पिलर का है। एक एक पिलर का अगर स्ट्रेस को यंग्स मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो हमें एक पिलर का स्ट्रेन आएगा। ठीक है बच्चों, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक मैक्सिमम बच्चे एग्जाम्स में करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा गया है फॉर ईच कॉलम, इस चीज को बच्चे इग्नोर कर देते हैं और कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है। प्लीज नोट डाउन, हम चलेंगे अगले क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस या फिर फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, जो हम जानेंगे क्या है। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि स्टील केबल है विथ रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। एक स्टील केबल होगा, एक रस्सी, जिसपे हम, आप लोगों ने शायद वो जब पहाड़ों में जाते हैं तो स्टील केबल के थ्रू आप सीट पे, चेयर पे बैठ करके आप ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर वहां से नीचे की तरफ आते हैं, इस तरह का आपने देखा होगा। तो वो जो रस्सी है, वो जो स्टील केबल है, उसका एक मैक्सिमम लोड, अपना एक कैपेसिटी होगा, इससे ज्यादा वेट वो नहीं ले सकता। वो जो स्ट्रेंथ है ना, दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ और द मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात तब जब भी करेंगे, दैट मींस हम स्ट्रेस की बात करें, कितना स्ट्रेस वो मैक्सिमम ले सकता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में जो दिखाया है वो है इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस नॉट टू एक्सीड बाई 10 टू दी पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब भी हमें दे दिया है कि इससे ज्यादा भैया नहीं बढ़ना है, तो उस स्ट्रेस पे लगने वाला जो फोर्स है, उस पर्टिकुलर स्ट्रेस पे लगने वाला जो फोर्स है, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स और द मैक्सिमम वेट जो वो रस्सी झेल सकता है। तो प्लीज इसे ध्यान से देखें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें दे दिया गया है रेडियस ऑफ द केबल। अब रेडियस ऑफ द केबल दिया है तो मतलब क्या? 1.5, इट्स सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे, हम क्या करेंगे, इसका पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू,
पाई आर स्क्वायर एंड हियर पाई 3.14 ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय, जब भी बच्चों आपको नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, अगर तो पाई का वैल्यू अगर आपको नहीं दिया गया, आप 3.14 ही पकड़िए, क्लास 11 में आ चुके हैं। यहाँ 22/7 जल्दी नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम जितने भी आंसर्स निकालेंगे वो डेसिमल्स में निकालेंगे, ठीक है। तो 3.14 ही आप यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा सर हमारे पास, दिया है 1.5, मतलब 1.5 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। क्लियर है, इस वैल्यू को यहां रहने देंगे। अभी हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस कितना दिया है, मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 10⁸ पास्कल। देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, इसको हम पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर के इसमें देयरफॉर द मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके बच्चों, क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है सर, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि ए कांस्टेंट है, ए को आप चेंज नहीं कर रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है। तो अगर सिग्मा, अगर स्ट्रेस अगर मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम स्ट्रेस हमारे पास दिया है 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, एंड योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 7.065 इंटू 10⁴ न्यूटन। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि मैक्सिमम स्ट्रेस पे ही मैक्सिमम फोर्स लगते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये वाला चीज इस्तेमाल किया। देखिए अब स्ट्रेस बाय, ये स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया का ही फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया है, घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, प्लीज नोट डाउन। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में। तो बच्चों हमारे पास नया एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन में जहां पे डायग्राम बन रहे हैं बच्चों, वहां बनाइए। गिवन कंडीशंस दिए हैं उनको लिखिए। हमारा माइंड जो होता है ना, वो बिना विजुअलाइज किए आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं सोच सकता। आप विजुअलाइज करिए, पहले डायग्राम बनाइए, गिवन स्टेटमेंट्स लिखिए, तभी आप उस बारे में आगे सोच सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला। ए रिजिड बार ऑफ मास 15 kg इज सपोर्टेड बाय सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स। तो हम लोग पहले एक रिजिड मास बना लेते हैं, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। ठीक है, अब इसको सपोर्ट कर रहा है 3 वायर्स, ध्यान से देखेंगे कैसे सपोर्ट कर रहा है, इनको सिमेट्रिकली सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो वायर जो सपोर्ट करेगा वो यहां से, ओके, फिर यहां से, फिर बीचों बीच एक वायर। ठीक है, अब जब सपोर्ट कर रहा है, इसका मास दिया हुआ है हमारे पास m इक्वल्स टू 15 kg दिया हुआ है। और बच्चों हमें ये पता है किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी का, या फिर किसी भी ऐसे बॉडी का जिसका एक प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, उसके सेंटर में, उसके लेंथ के बीचों बीच। अगर वो हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल लेंथ के बीचों बीच, अगर वो वर्टिकली लाई कर रहा है तब भी हॉरिजॉन्टल लेंथ के बीचों बीच। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा सर, यहाँ पे। और वो कहाँ पे काम करेगा,
टोटल जो वेट है वो इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होकर के वो mg वो नीचे की तरफ में काम करेगा, और इन सब वायर्स में इस mg के वजह से एक फोर्स जाएगा जो कि इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये जो वेट है ये सिमेट्रिकली वायर्स को कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसका इस मास का जो वेट है वो टोटली 3 वायर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब तो T इक्वल्स टू, अगर मुझे T निकालना है, 3T इक्वल्स टू mg होगा। क्लियर है बच्चों? और T इक्वल्स टू mg बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू m कितना दिया हुआ है सर? 15 kg, 15 इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 3, एंड दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास T का वैल्यू है 49 न्यूटन। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये टेंशन है, फोर्स है, तो न्यूटन में। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जरा ये देखते हैं ध्यान से। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स if each is to have the same tension। अब सेम टेंशन है, ऑब्वियस सा बात है, हमने देख लिया सेम टेंशन है, प्रैक्टिकली भी सेम टेंशन है, और दे भी दिया है क्वेश्चन में, नहीं भी दिया होता तो भी सेम टेंशन होते, क्योंकि ये सिमेट्रिकली वायर्स को कनेक्ट किया गया है। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे, हमें निकालना है डायमीटर ऑफ द रेशियो। पहले, सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, y इक्वल्स टू हमारे निकालना है, y क्या है सर? mg बाय a डिवाइडेड बाय डेल एल बाय एल। अब ये तीनों वायर्स जो है ना, ध्यान से देखेंगे, ये तीनों वायर्स अलग अलग है। पहला जो दो एंड का वायर है, दोज एट ईच एंड आर ऑफ कॉपर, मतलब ये कॉपर का है, ये कॉपर का है, एंड द मिडिल वन इज ऑफ आयरन। क्लियर है बच्चों? अब मुझे पूछा क्या है सर, अब इन दोनों का जो बीच का जो फोर्स है, हाँ, उसे हमें कैलकुलेट करने के बाद, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके डायमीटर्स के रेशियो निकालेंगे। किसके डायमीटर का? आयरन एंड कॉपर का रेशियो निकालेंगे। हमें निकालना है, क्वेश्चन में दिया है डायमीटर्स, डिटरमाइन द रेशियो कॉपर टू आयरन। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है डायमीटर ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ आयरन। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। अब ध्यान से एक चीज देखेंगे, क्या मुझे, अब डेल एल बाई एल, ध्यान से एक चीज देखेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकली ये चीज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो जिसके वजह से क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ अगर एक्सटेंड करता है, तो ये तीनों वायर्स में इक्वल स्ट्रेन होगा, और इक्वल स्ट्रेन के साथ साथ क्योंकि तीनों में सेम टेंशन है, तो इक्वल क्या होगा, इक्वल स्ट्रेस भी पड़ेगा। तो ये जो Y है, Y ऑफ कॉपर है, और Y ऑफ आयरन जो है, ये किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, जरा पहले हम ये देखते हैं। दोनों के ऊपर mg सेम पड़ रहा है, दोनों का डेल एल बाई एल सेम हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद कैसे कैसे कैंसिल आउट होंगे, जरा देखते हैं। Y ऑफ कॉपर बाय Y ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू Y ऑफ कॉपर, एक कॉपर वायर का जो टेंशन है उसके ऊपर भी T है, तो mg मतलब T बाय इसका क्या करेंगे हम सर, पायर स्क्वायर, या फिर पाई स्क्वायर, या फिर पाई बाय 4 d स्क्वायर, क्योंकि हमें जो रेशियो पूछा है वो डायामीटर का पूछा है, तो रेशियो में नहीं करके हम एरिया को डायामीटर के फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो पाई बाय 4 d स्क्वायर, क्लियर, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कितना सर, डेल एल बाय एल ऑफ किसका, कॉपर का। क्लियर है बच्चों? ये चीज समझ में आए? ये है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। अब ध्यान से देखेंगे, T/4 सेम, स्टील के ऊपर भी सेम टेंशन पड़ रहा है, इसके लिए जो mg होगा वो सेम पड़ेगा, तो T बाय स्ट्रेस जो होगा वो सेम होगा, पाई बाय 4, ये D ऑफ कॉपर है,
ये डी ऑफ स्टील होगा, उसका स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय डेल एल बाय एल ऑफ स्टील। ठीक है बच्चों, तो ये हमें समझ में आ गया, वाई ऑफ कॉपर बाय वाई ऑफ स्टील अगर मैं निकालूंगा तो ये रेशियो आने वाला है। ध्यान से देखिए, ये जो चीज है, ये जो चीज है और ये जो चीज है, दोनों सेम होंगे, दोनों में सेम स्ट्रेन आएंगे, क्योंकि वेट, ये जो बॉडी है, ये तीनों में सेम स्ट्रेस आ रहा है, तो तीनों में सेम स्ट्रेन भी आएगा ड्यू टू दिस पर्टिकुलर बॉडी। अब तो यार आगे देखेंगे, टी टी कट जाएगा, दोनों दोनों में सेम टेंशन भी पड़ रहा है, पाई पाई कट जाएगा क्योंकि पाई कांस्टेंट है। तो क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास, ध्यान से बच्चों देखेंगे, हमारे पास बच गया है, दैट इज इक्वल्स टू डी डी कॉपर, अगर निकाल वाई कॉपर बाय वाई, सॉरी स्टील नहीं, आयरन होगा, ये आयरन होगा, ये भी आयरन होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मटेरियल, हम तो मटेरियल अलग लिए ही हैं, आयरन होगा। ठीक है, अब आयरन अगर है तो क्या कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा? नहीं, सेम चीज रहेगा, बस ये नाम चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर क्या, अगर मैं वाई कॉपर बाय वाई आयरन निकालूं तो मेरे को क्या मिलेगा सर? वाई आयरन, डी आयरन बाय डी कॉपर। क्यों सर? ध्यान से देखेंगे इस चीज को, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, 1/, तो अगर ए से अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए और y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, का वैल्यू क्या है सर? पाई/4 डी स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर ऑल्सो। यस, आई कैन राइट। तो y का जो रेशियो होगा, यहां पे कॉपर बाय आयरन अगर है तो यहां d में आयरन बाय कॉपर हो जाएगा। क्लियर है? और ये डी स्क्वायर होंगे। क्लियर है बच्चों? होप आप लोग को समझ में आया। आगे देखेंगे क्या करना है। हमें क्या चाहिए सर क्वेश्चन में? डी ऑफ कॉपर बाय डी ऑफ आयरन। तो डी ऑफ कॉपर बाय डी ऑफ आयरन, इसको उल्टा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगले स्लाइड में चलते हैं। डी ऑफ कॉपर divided by d of iron is equals to y of iron divided by y of copper, और ये स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या चाहिए? dc बाय डी आई, तो जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो उस तरफ चला जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू वाई आई बाय वाई कॉपर। ठीक है बच्चों, अब सिंपल, वाई आई और वाई सी दिया हुआ है, डीसी बाय डी आई देख लेते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है, क्या वैल्यूज दिए हुए हैं। वाई दिया, वाई कॉपर दिया हुआ है आपका 1.2, वाई आयरन दिया है 1.9, वाई कॉपर, वाई कॉपर कितना दिया है? 1.2, और ये 1.9 इंटू 10 टू दी पावर 11, एंड ये 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 11, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.258, ऑलमोस्ट 258, हाँ 1.9, हाँ हाँ ठीक है। तो दोनों का रेशियो जो आएगा वो 1.258 आएगा। ठीक है बच्चों, आपको इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं करना था। यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम जो सोच में पड़ जाते हैं वो है कि सर वैल्यूज निकालना चालू कर देंगे वाई का, सबके सबका वैल्यू निकालने लगेंगे, एमजी को कैलकुलेट करके बैठा देंगे, फिर डेल एल बाई एल निकालने की कोशिश करें। सर डेल एल बाई एल तो है ही नहीं, लेकिन बच्चों को यही नहीं समझ में आएगा कि डेल एल बाई एल दोनों में सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रेशियो जब निकालेंगे तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ये चीज दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये कैसे आएगा? जब तक आप अपने नोटबुक में चीजों को लिखेंगे नहीं, जब तक नहीं लिखेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। आप सोचेंगे मैं दिमाग में फॉर्मूला बनाऊंगा, दिमाग में स्टेप्स बनाऊंगा, ऐसे नहीं होता है बच्चों। स्टार्टिंग के स्टेज में तो नहीं होता है। ठीक है, अभी आपका स्टार्टिंग का स्टेज है, अभी कुछ ही महीने हुए हैं आपका क्लास शुरू हुए, तो प्लीज आप पहले मेहनत पे ध्यान दीजिए,
फिर उसके बाद आप शॉर्टकट्स निकालिए, अलग अलग टेक्निक्स निकालिए, सब कुछ। पहले आप साइकिल चलाना सीख लीजिए, फिर रेस में भाग लेने, कैसे रेस जीतना है, कितने टेक्निक्स इस्तेमाल करने हैं, सब कुछ आ जाएगा, आपको खुद ही आएगा। हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद आएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले ध्यान देंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उनका अप्रोच जानने का, क्या क्या पूछा है नहीं पूछा है, वो सब कुछ कन्वेंशनल तरीके से अच्छे से समझ करके उस चीज को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। अगला वाला स्लाइड भी आप लिख लेंगे, ये वाला। हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन में। बच्चों, तो आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखेंगे बच्चों, बोला है ए 14.5 kg मास fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1 मीटर। ठीक है बच्चों, 1 मीटर का लेंथ है, एक अनस्ट्रेच्ड वायर है जिसपे उसे बांधा गया है। ठीक है, अब बोला गया है कि इन ए वर्टिकल सर्कुलर विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 rad per second। ध्यान से समझेंगे ये बोल क्या रहा है। पहले डायग्राम बनाएंगे इसका, डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आएगा। एक व्हील है, ठीक है बच्चों। अब उसको बोला गया है क्या, उसको बोला गया है कि एक स्टील वायर से, एक स्टील वायर से उसे बांधा गया है। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे, इस चीज में बोला गया 14.5 kg ऑफ मास। इस व्हील का जो मास है वो कितना है सर, 14.5 kg। क्लियर, ओके। नाउ ध्यान से देखेंगे, मास फास्टेन टू एन एंड ऑफ ए स्टील वायर, एक स्टील वायर के एंड में इसको बांधा गया है। ठीक है, इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं, यहां पे बांधा गया है। क्लियर, उसके बाद जाकर के और क्या आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन अ वर्टिकल सर्कुलर विथ, वर्टिकल सर्कुलर मतलब एक खड़ा है, खड़ा है, सर्कुलर जो व्हील है वो खड़ा है, विथ एन एंगुलर वेलोसिटी टू, इसका जो ओमेगा है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 rad per second। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझेंगे, एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, एट द बॉटम ऑफ द सर्कल मतलब यहां पे उसने वेलोसिटी को निकाला, जो कि हमारे पास कितना निकला, 2 rad per second, ये उसका एंगुलर वेलोसिटी है। नाउ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज इतना, क्रॉस सेक्शनल ऑफ द वायर दिया हुआ है। कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ में पूरा कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन लेने के बाद आया। ठीक है, ध्यान से बच्चों इस क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेट द इलोंगेशन मतलब मुझे डेल एल निकालना है, मुझे डेल एल फाइंड करना है। डेल एल निकालने के लिए बच्चों मुझे क्या चाहिए सर, यंग्स मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला चाहिए। अब आते हैं पहले यंग्स मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला में, y इक्वल्स टू एफ, जो फोर्स उसके ऊपर गिर रहा है, डिवाइडेड बाय ए, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका, उसके बाद आकर के डेल एल बाय एल। क्लियर है बच्चों, मुझे ये डेल एल निकालना है, इस डेल एल का वैल्यू निकालना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए सर, वाई दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आकर के मुझे एल दिया हुआ है, लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे निकाल, फिलहाल क्या चाहिए सर, एफ चाहिए, मुझे एफ को निकालना होगा। सबसे पहले जानेंगे कि इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है। सबसे पहला जो फोर्स लग रहा है, एफ टोटल इज इक्वल्स टू एफ ड्यू टू एम जी, उसका खुद का वेट जो कि नीचे की तरफ में पड़ रहा है। क्लियर, और क्योंकि ये व्हील घूम रहा है बच्चों, क्योंकि ये व्हील घूम रहा है तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन भी आएगा। अब वो एक्सेलरेशन के वजह से भी, अब जब चक्का एकदम स्पीड में ऐसे घूम रहा है तो उसके वेट के साथ साथ वो मोमेंटम के वजह से भी एक एक्सेलरेशन, एक फोर्स नीचे की तरफ में एक्ट करेगा। ठीक है बच्चों,
तो मतलब मुझे mg वाला भी चाहिए और वो फोर्स भी चाहिए जो एक्सेलरेशन के वजह से है। क्लियर है बच्चों? अब तो मुझे F इक्वल्स टू mg तो पता है, mg तो मैं निकाल लूंगा, मास इंटू जो मास दिया है 14.5 kg मल्टीप्लाइड बाय, और F टोटल इक्वल्स टू 14.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 प्लस, अब एफ ये निकालना है कि एक्सेलरेशन की वजह से। अब सर यहां पे ना मुझे एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है, सो लीनियर एक्सेलरेशन मुझे अगर निकालना है, क्योंकि लीनियर यहाँ पे ये जो है ये लीनियर है, लीनियर फोर्स है, लीनियर फोर्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए। तो वहां पे उसके लिए भी 14.5 मल्टीप्लाइड बाय ए, ये जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू दिस वेलोसिटी, ये जो घूमा उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन हुआ, तो ए का फॉर्मूला सर हमारे पास क्या है सर, ध्यान से देखेंगे। ए का फॉर्मूला है ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आर है। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखेंगे, और क्या मैं लिख सकता हूं, ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर कितना से 2, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर कितना दिया है बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन में एट द बॉटम ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना दिया हुआ है, और 14.5 एक अनस्ट्रेच्ड लेंथ ये रहा, ये आपको जो एट द एंड बांधा गया है, ठीक है, और बीच में ये बांधा गया, तो कितना इलोंगेशन होगा। बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को और समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। ये क्या वायर जो है ये ऐसे बांधा हुआ है, बीच से लेकर के यहां तक बांधा गया है, और इसको घुमाया जा रहा है, तो घुमाने के वजह से उसके ऊपर फोर्स पड़ रहा है, वो फोर्स के वजह से उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, और उस स्ट्रेस के वजह से स्ट्रेन आ रहा है, तो डेल एल वहां से निकलेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। तो ये एल है हमारे पास 1 मीटर, ठीक है, तो हमारे पास, और ए इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको कहा यहां पुट करेंगे तो कितना आएगा सर, 14.5 इंटू 9.8, 14.5 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 9.8 प्लस 4। क्लियर है बच्चों? ये आ जाएगा हमारे पास 14.5 मल्टीप्लाइड बाय 13.8। इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे। अब आएंगे इस चीज को यूज करेंगे, एफ टोटल मिल गया हमें, अब इस एफ टोटल को यहां लगाएंगे। हमें निकालना है डेल एल, क्या मैं लिख सकता हूं, और डेल एल इक्वल्स टू एफ, एफ का वैल्यू कितना है सर, 14.5 मल्टीप्लाइड बाय 13.8 मल्टीप्लाइड बाय, ये एल ऊपर चला जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय डेल एल ऊपर आ गया, यंग्स मॉड्यूलस नीचे आ जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया नीचे, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है, 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसको मीटर में चेंज करना होगा, तो 0.065 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस दिया है 2 इंटू 10⁻11 पास्कल। ठीक है, ये लिखने की बच्चों जरूरत नहीं है क्योंकि किसी का भी हम नहीं लिख रहे हैं सिंस, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा डेल एल का, दैट इज 1.539 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है बच्चों, होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे सारा कैलकुलेशन हो जाने के बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज बोला गया है, एक स्टील वायर है जो अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में 1 मीटर लॉन्ग है, वर्टिकल सर्कल में बांधा गया है, वर्टिकल सर्कल में बांधा गया है, उसके सेंटर से लेकर के उसके एंड तक उसको बांधा गया, और उसको घुमाया गया, घुमाने के वजह से एक फोर्स पड़ेगा, एक इलोंगेटिंग फोर्स पड़ रहा है वायर के ऊपर, उस वायर पे उस इलोंगेटिंग फोर्स के वजह से जो स्ट्रेन आएगा, जो स्ट्रेस आएगा, वो आपको निकालना था, वो चेंज इन लेंथ आपको निकालना है, वो चेंज इन लेंथ ये। ठीक है बच्चों, होप आप लोग को ये समझ में आया।
प्लीज नोट डाउन। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम समझेंगे कि ये इसमें पूछा क्या। बोला है कि एनविल है, एनविल मेड ऑफ सिंगल क्रिस्टल ऑफ डायमंड। अरे बाप रे, बहुत पैसा है भाई, एनविल बनाया है डायमंड से, वो भी। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में ये बना क्या है। ऐसा टाइप का कुछ दिखता है एनविल। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसका to investigate the behavior of the materials under high pressures। अंडर हाई प्रेशर में वो कैसा रिएक्ट करेगा, कितना उसका स्ट्रेंथ होगा, ये सब जानने के लिए। फ्लैट फेसेस एट द नैरो एंड ऑफ द एनविल। फ्लैट फेसेस, जो फ्लैट फेसेस है, ये जो ये वाला जो फेस है, हाँ, इसका हैव ए डायमीटर ऑफ, इसका जो डायमीटर दिया गया है वो कितना दिया है, 0.50 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, एंड द वाइड एंड्स आर सब्जेक्टेड टू ए कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेशनल फोर्स, जो वाइड एंड्स हैं उनमें कंप्रेशनल फोर्स डाला गया है, कितना, इतना। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से समझना, ये जो नैरो एंड यहाँ पे उनका हम लोग फोर्स डाल रहे हैं वाइड एंड्स में 50,000 न्यूटन का। अब पूछा है कि व्हाट इज द प्रेशर एट द टॉप ऑफ द एनविल। अब ये टॉप ऑफ द एनविल में क्या प्रेशर आएगा, तो क्या प्रेशर आएगा, ये जो प्रेशर आएगा ना, ये इसके स्ट्रेस के बराबर होगा। कैसे, क्योंकि दोनों में ही प्रेशर इन both the anvil, both the anvil is equal, and which is equals to F by A only, and that is equal to what, the stress। जो इस दो एनविल के भी अंदर में जो स्ट्रेस है उसके बराबर होगा इसका प्रेशर। तो जितना प्रेशर जितना स्ट्रेस इसके अंदर में होगा, उतना ही प्रेशर इसके वाइड जो सरफेसेस है उनमें लागू होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले हम निकालेंगे एफ। हमें एफ नहीं पता है, एफ दिया है, यस सॉरी, एफ दिया हुआ है 50 न्यूटन, एफ दिया, ए नहीं पता है हमें, तो हमें ए निकाल लेना है। डायमीटर दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर, हम यहाँ पे डायमीटर निकाल लेते हैं, उससे एरिया निकालेंगे। डायमीटर इक्वल डी इक्वल टू कितना दिया गया है सर, 0.50 मिलीमीटर, और ये सर्कुलर है तो ए इक्वल्स टू पाई/4 डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर इक्वल्स टू कितना होगा सर, प्रेशर इक्वल्स टू एफ बाय पाई आर स्क्वायर, या फिर पाई बाय फोर डी स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 50,000 न्यूटन दिया हुआ है ऊपर में, एंड नीचे में हमारा आ जाएगा पाई/4 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 0.5। बच्चों यहाँ पे मिलीमीटर में दिया है तो इसे हमें मीटर में चेंज करना है, इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, एंड इसका आंसर आपके पास आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2.55 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 पास्कल। ठीक है बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे और अगले क्वेश्चन में चलेंगे। प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों यहाँ पे एक हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करें, यहाँ पे लिखा है टू स्ट्रिप्स ऑफ मेटल आर रिवेटेड टुगेदर एट देयर एंड्स बाय 4 rivets each of diameter 6 मिलीमीटर। रिवेट है क्या चीज सर, पहले ही जानते हैं। रिवेट एक तरह का जॉइंट होता है, बहुत सारे तरह के जॉइंट, वेल्डिंग करते वक्त, ये सब करते वक्त ना, बहुत तरह के अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं। दो मेटल्स को जब आपस में जॉइन किया जाता है
तो बहुत अलग अलग तरह के जॉइंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उनमें से एक है रिवेट जॉइंट, ठीक है। अब दोनों को जब ज्वाइन किया जा रहा है, दो मेटल है, दो अलग अलग मेटल है, अब उस दो अलग अलग मेटल को ज्वाइन किया जा रहा है बाय रिवेट, और 4 रिवेट्स है। अगर इसको हम देखें यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से ज्वाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 रिवेट, देर आर एंड बाय 4 रिवेट्स, 4 रिवेट ज्वाइंट के थ्रू इन दो मेटल को, दोनों स्ट्रिप्स को ज्वाइन कराया गया है, ठीक है। अब यहां पे लिखा क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी exerted by the strip if the shearing stress on the rivet is, shearing stress मतलब along the surface, obviously इसको, ये इस तरह से का joining है, इसको हम अलग करेंगे तो ऐसे अलग करेंगे। अलग करते वक्त अब मैक्सिमम shearing stress जो दिया है वो कितना दिया है, 6.9 into 10 to the power 7 Pascal। Assume that each rivet is to carry 1/4 of the load। 1/4 of the load मतलब टोटल जो लोड पड़ेगा उसका 1/4, ये ही घुमाने वाला पोर्शन है। यहां पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो 1/4 ऑफ द लोड ये पूरा का पूरा ले रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम जो बच्चों निकालेंगे वो है मैक्सिमम फोर्स। एक एक जो जॉइंट है वो मतलब कितना कैरी कर सकता है वो निकालेंगे। तो मैक्सिमम फोर्स निकालते वक्त हम हमेशा मैक्सिमम स्ट्रेस को यूज करेंगे। मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द रिवेट जॉइंट। एक एक रिवेट जॉइंट का जो डायमीटर दिया गया है, ये जो डायमीटर है वो दिया हुआ है कितना, 6 मिलीमीटर, ओके। तो दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना दिया है, 6.9 इंटू 10, 6.9 इंटू 10 to the power 7 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब ये डायमीटर में दिया है तो π/4 इंटू d² दैट इज 6 इंटू 10 to the power -3 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.95 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 3 न्यूटन। इतना मैक्सिमम फोर्स वो एक एक जो जॉइंट है वो बरी कर रहा। अब ध्यान देना है कि एक एक जॉइंट पे एक्चुअली लग कितना है। यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों बोला है एज्यूम दैट ईच रिवेट, ये दिस इज द मैक्सिमम लोड कैरिड बाय द जॉइंट्स, ठीक है। क्लियर है बच्चों। एक एक फोर्स मतलब कि मैक्सिमम कितना फोर्स वो बर्दाश्त कर सकता है वो हमारा आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला है, एज्यूम दैट ईच रिवेट इज टू कैरी 1/4 ऑफ द लोड। 1/4 ऑफ द मतलब हर एक जो जॉइंट है वो सिर्फ पूरे वेट का, पूरे फोर्स का 1/4 ही ले पा रहा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा exerted by the strip if what is the maximum tension that can be exerted by the strip, that can be exerted by the strip, ना कि एक सिंगल जॉइंट। एक सिंगल जॉइंट जो है वो इतना टेंशन ले सकता है, इतना फोर्स ले सकता है। अब यहां पे स्ट्रिप की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिप पूरा टोटल कितना लेगा, ये एक का है, कितने जॉइंट्स है, 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, ठीक है बच्चों। तो देयर फोर मैक्सिमम फोर्स बियर्ड बाय द strip is equals to 4 into
1.95 multiplied by 10 to the power 3 Newton, and which is equals to 7.8 into 10 to the power 3 Newton. This will be your आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमने जो जॉइंट का फोर्स निकाला, ये जो है ये एक सिंगल जॉइंट का है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस सब पे इक्वली पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो जॉइंट का ये जो फोर्स निकाला है, ये मैक्सिमम, क्योंकि मुझे फोर्स निकालना है तो मैक्सिमम स्ट्रेस का बात करूंगा। और यहाँ पे किस तरह का स्ट्रेस लग रहा है, शियरिंग स्ट्रेस लगा है। जिस भी तरह का स्ट्रेस लगेगा उस स्ट्रेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपका नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होता तो नॉर्मल स्ट्रेस को यहाँ पे मल्टीप्लाई। ये तो सिचुएशन है, इससे न्यूमेरिकल का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शेयरिंग स्ट्रेस लग रहा है तो आपको नॉर्मल फोर्स चाहिए ही चाहिए, नहीं, उसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वो शेयरिंग फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज नोट डाउन और हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में। तो बच्चों हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में पूछा है, एक रॉड है जिसका लेंथ है 1 मीटर, एल इक्वल्स टू 1 मीटर दे दिया गया है। रेडियस दिया हुआ है 10 मिलीमीटर, आर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.01 मीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद बोला है हैज बीन स्ट्रेच्ड अलोंग इट्स लेंथ, उसके लेंथ मतलब क्या, लेंथ के अलोंग उस पे फोर्स डाला गया है और उसके लेंथ को ही बढ़ाया गया है। तो बाय अ फोर्स, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है F इक्वल्स टू 100 किलो न्यूटन, दैट इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन, 10 to the power 5 न्यूटन। ठीक है बच्चों, यहां तक हमारा आ गया। नंबर वन जो क्वेश्चन पूछा है, वर्ड कैलकुलेट द स्ट्रेस। नंबर वन, स्ट्रेस इक्वल्स टू F by A, and that is equals to 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय A कितना आएगा सर, रेडियस देखिए, ध्यान से देखिए, रेडियस दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर का वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.01 का होल स्क्वायर। करेक्ट है बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू 3.18 इंटू 10 to the power 8, 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा है बच्चों वो है इलोंगेशन कितना हुआ, इलोंगेशन कितना। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, एल एफ निकाले या एल आई निकाले, मतलब इनिशियल लेंथ निकाले या फाइनल लेंथ। नहीं बच्चों, इलोंगेशन का मतलब होता है एल एफ माइनस एल आई, मतलब डेल एल निकालना है हमें। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। नंबर टू, वाई इक्वल्स टू एफ बाई ए होल डिवाइडेड बाई डेल एल बाई एल, और अभी मुझे डेल एल निकालना है, और डेल एल इक्वल्स टू एफ बाई ए का वैल्यू कितना है सर, एफ बाई ए का वैल्यू है 3.18 इंटू 10 to the power 8, नाउ होल डिवाइडेड बाय वाई, वाई का वैल्यू कितना दिया गया है सर, क्वेश्चन में वाई, अच्छा सॉरी वाई का वैल्यू नहीं लिखे, वाई का वैल्यू बच्चों लिख लेंगे। वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है, कितना दिया गया है, वाई इक्वल्स टू 2 into 10 to the power 11 पास्कल। क्लियर है बच्चों, ये वैल्यू दिया है फॉर स्टील। स्टील का जो नॉर्मली हम यही चीज हर क्वेश्चन में देख रहे हैं। ठीक है, तो वाई, वाई का वैल्यू है हमारे पास 2 into 10 to the power 11 मल्टीप्लाइड बाय एल, एल का वैल्यू कितना दिया है सर, 1 मीटर इंटू 1, एंड दैट इज इक्वल्स टू, इलोंगेशन का जो वैल्यू आएगा वो है 1.59 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, दिस इज योर आंसर फॉर सेकंड, एंड दिस इज योर आंसर फॉर
फर्स्ट थर्ड वाला सर निकालेंगे। अब डेल एल निकल चुका है, तो डेल एल बाई एल विल गिव अस क्या, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल एल बाई एल, दैट इज इक्वल्स टू, व्हाट, कितना आया सर, 1.59। अच्छा, ये 1 मीटर दिया हुआ है, ये मिलीमीटर में, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.00159 होल डिवाइडेड बाय 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.00159। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया से एक एक और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो बस शुरुआत है। चलिए प्लीज नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं।